आज हमने जो करना है स्टडी, इसमें विक्टोरियन एज है। जिस तरह कल मैंने बताया था कि विक्टोरियन एज को भी हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और उसमें जो मेजर राइटर्स वगैरह वो भी करेंगे थोड़ा सा, और उसके अलावा जो कोर्स से रिलेटेड चीज़ है वो भी हम आज करेंगे। और 2 ड्रामाज मैंने आपको बताए हुए हैं, उन ड्रामाज के अंदर से ही थोड़ा सा जो है ना वो काम हम करेंगे। कल हमने ओथेलो कर लिया था, और इसके साथ साथ कौन सा किया था ओथेलो के साथ हमने? इडिपस रेक्स, ठीक है। तो ये 2 हमने कल कर लिए थे। आज प्लान मेरा यही है कि डॉक्टर फाउस्टस किया जाए, और जू ऑफ माल्टा वैसे हमने थोड़ा सा देखा था उसे जब पढ़ रहे थे शुरू में ही, तब भी हमने देखा था उसे, लेकिन उसे थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे। और एक और इसके अलावा है जो नॉवल भी, क्योंकि आज हमने नॉवल ही शुरू करेंगे, विक्टोरियन नॉवल हमने आज पढ़ना है, तो उसके साथ साथ चार्ल्स डिकन्स और जेन ऑस्टन, ये दोनों के नॉवेल्स जो हैं कोर्स में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतना इसको अब स्पीड अप करना चाह रहा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा जल्दी हम इसको कर लें कवर। अच्छा जी। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ कि विक्टोरियन एज के अंदर विक्टोरियन एज स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अच्छा, अब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, और कुछ लोग कहते हैं 54 53 में, 1853 1854 कहीं उसकी डेथ हो रही है अराउंड। तो कई लोग कहते हैं, या बहुत से लिटरेरी ओपिनियन वाले लोग कहते हैं कि विक्टोरियन एज वहाँ से स्टार्ट होती है और रोमांटिक एज वहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें तो विक्टोरियन एज, जाहिर बात है, जब क्वीन विक्टोरिया की असेंशन होती है तो उस वक्त विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये है टाइम पीरियड 1837 का, और इसकी काफ़ी लंबी इसकी जो है ना हुकूमत है। 1837 से लेके ये 1901 में इसकी डेथ हुई है, तब तक ये क्वीन रही है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं आप कि कितनी ज़्यादा इसको टाइम पीरियड मिला है। अबाउट 63 ईयर्स 64 ईयर्स, बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। और ये टाइम बहुत ही मोमेंटस है इंग्लिश हिस्ट्री के लिए भी और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी। इसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कि इंग्लैंड के जिन्होंने लायन बना दिया था, यानी कि उसको कहा जाता था कि वो पता नहीं लायन ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं क्या इसका एक टाइटल था। बहरहाल सुपर पावर आप कह रहे हैं। तो ये क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा, इसलिए मुझे वो टर्म याद नहीं है। लेकिन कहा यही जाता था कि इंग्लैंड जो है वो, और आपको पता होगा इसका जो ये वो इंसिग्निया है बहुत सी जगहों पे वो शेर ही हैं, लायंस ही हैं। और इस दौर के अंदर इंडिया भी इनके कंट्रोल में प्रॉपरली आ गया था, अफ्रीका भी इनके कंट्रोल में था, और भी यानी कि सारी दुनिया से ट्रायर्स जो थे वो इनके पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और जब इस तरह माल दौलत इकट्ठा होता है तो फिर ऑब्वियसली सारा कुछ प्रोग्रेस की तरफ चल पड़ता है। अब जो हम बात कर रहे थे, जहाँ से हमने शुरू किया था कि रोमांटिक एज, अब रोमांटिक एज को अगर हम कहें कि वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह कहना मेरा ख्याल में मुनासिब इसलिए नहीं है कि कोई भी पॉइंट या कोई भी हिस्ट्री का ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पे आप जाके कहें कि जी यहाँ पे अब ये बिल्कुल स्टॉप हो गया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो लिखता ही रहा है। वर्ड्सवर्थ कौन सा लिखना उसने छोड़ दिया था? तो 1850 या 53 54 जब तक वो उसकी डेथ नहीं हुई, तब तक रोमांटिक पीरियड को हम ये नहीं कह सकते कि वो ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये अब ऐसा टाइम पीरियड है 1837 के बाद से, यहाँ पे जो दूसरे बड़े बड़े शायर हैं वो या तो एग्जाइल हो चुके हैं, इटली चले गए हैं बीमारी की वजह से या पॉलिटिकल रीजंस, जिस तरह बायरन का था, और यहाँ फिर वो उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, डेथ ही हो चुकी थी टू बी मोर प्रॉपर। वर्ड्सवर्थ अकेला जो है ना यहाँ पे है, और साथ ही साथ इस दौर के अंदर एक जो प्रोग्रेस है लंदन के अंदर स्पेशली और इंग्लैंड के अंदर, वो भी बढ़ती जा रही है। और फिर दूसरी तरफ एक नया ट्रेंड क्रिएट होता जा रहा है, और वो कौन सा है? वो टेनिसन और इस तरह के जो पोएट्स हैं वो एक नया ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके जरा पॉलिटिकल इवेंट्स की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या हो रहा है? रेलवेज स्टैब्लिश हो गई है। ठीक है, विक्टोरियन एरा के अंदर रेलवेज स्टैब्लिश हो गई हैं, इंडस्ट्री लग गई है, पूरी दुनिया में वाहिद इंडस्ट्रियल कंट्री है ये उस वक्त। ठीक है, उस वक्त तक बाकी जगहों पे इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है, इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा है।
रशिया के अंदर अभी वो इंडस्ट्री का लेवल नहीं पहुंचा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रशिया के अंदर जो है वो थोड़ा सा लेट आया, क्योंकि जाहिर बात है पहले तो इधर ही आया ना, इंग्लैंड के अंदर ही, जहाँ पे सारा कुछ प्रोग्रेस का सेंटर था, जिस तरह आजकल अमेरिका है उस दौर में इंग्लैंड था। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है इसके थ्रोन पे आने के बाद, और वो क्या है, क्वीन विक्टोरिया बिकम्स द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। किस तरह 1857 की वॉर होती है और उस वॉर के नतीजे में मुस्लिम्स जो डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी, वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है, अब इंग्लिश कंट्रोल, इंग्लिश गवर्नमेंट जो है उसने कंट्रोल संभाल लिया। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म हो गई है। ठीक है, 1857 के बाद जो वॉर हुई है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई है और इंग्लैंड ने अपने पंजे पूरी तरह जमा लिए। इसके बाद आपको ना कोई फ्रेंच नजर आते हैं इंडिया में और ना कोई और नजर आता है। ठीक है, थोड़ी सी तादाद में आपको यकीनन पोर्टुगीज और ये थोड़े थोड़े तो मिल जाएंगे, लेकिन जो उनका कंट्रोल है वो कहीं यहाँ पे नजर नहीं आता। और यहीं इसी पॉइंट से इंग्लैंड की प्रोग्रेस जो है वो टू फोल्ड से भी ज्यादा आगे चली गई है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री था वो तो इंडिया ही था, जिसको इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया। उधर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सारे जो एरियाज हैं ये भी इनके कंट्रोल में है। अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका भी इनके कंट्रोल में है। ठीक है, सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका और जिसको आप कहते हैं ना, ये इजिप्ट है और ये सारे जो एरियाज हैं, ठीक है, इजिप्ट के आसपास वाले सारे एरिया, ये फ्रेंच कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, बाकी बाकी सारी जो चीजें हैं वो इंग्लैंड के कंट्रोल में। और क्या कहा जाने लग पड़ा कि इंग्लैंड पे सूरज गुरूब नहीं होता। ठीक है, और क्यों सूरज गुरूब नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड का जब गुरूब हुआ तो वहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और फिर इंडिया, ये सारी जगहों पे सूरज कहीं ना कहीं उनकी, यानी कि जो अंग्रेज हुकूमत है उसके ऊपर, सल्तनत के ऊपर सूरज कभी गुरूब नहीं होता, तुलू मैं कह गया हूँ, कभी गुरूब नहीं होता। अच्छा, तो जी एक और जो यहाँ पे काम हो रहा है, इन्वेंशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, ये इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस आप इसको बदल कह लें, टू बी मोर प्रॉपर, यानी कि इंडस्ट्री ज्यादा लगती जा रही है, रेलवेज आ गई हैं, शिप्स बन रही हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस शुरू हो गई हैं, लूम्स बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर मशीनरी आनी शुरू हो गई है। ये सब कुछ होने के साथ साथ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कंपैरेटिवली पिछली जनरेशन्स के कंपेयर अगर करें तो वर्ल्ड जो है वो स्मॉलर स्पेस बन गई है। स्मॉलर स्पेस क्यों बन गई है, शिप्स आ जा रही हैं, एक ट्रेड का सिलसिला शुरू हो गया है इंग्लैंड के अंदर सब लोग। और आपको पता होगा था पासपोर्ट तो नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के सारे ये क्वीन के सब्जेक्ट कंसिडर होते थे, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं सारे ये क्वीन के सब्जेक्ट ही जो है ना वो कंसिडर होते हैं। और इनका अगर जो पासपोर्ट वगैरह जो है वो इस तरह का नहीं है, वीजा नहीं लेना पड़ता, पासपोर्ट तो होता है लेकिन वीजा वगैरह नहीं लेना पड़ता, बस आपने टिकट लिया और चले गए। तो इस वजह से इतनी कम्युनिकेशन ये बढ़ गई थी, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो एक छोटी छोटी फील होने लग गई, यानी कि छोटी स्पेस बन गई है, जिसके अंदर पॉलिटिक्स जो है बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है इन सब की पॉलिटिक्स। ठीक है, और जब ये हम जाएंगे मॉडर्न एज पे तो आप देखेंगे कि अमेरिका किस तरह इन्वॉल्व हो रहा है वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और वर्ल्ड वॉर वन से पहले भी अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है। रशिया और अमेरिका की एक जो है ना वो हमें सामने नजर आता है कि किस तरह डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड पावर्स की। तो बहरहाल वो अभी आगे की बात है। इस एज के अंदर अब हम जरा देखते हैं कि लिटरेचर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है। पहली जो सारी स्टोरीज थी, जो एजेस थी, उनके अंदर हम ये सीन देखते आए हैं कि जो किंग या क्वीन आती है और उसके बाद माशरे के ऊपर उसका असर पड़ रहा होता है और लिटरेचर भी उस तरह डिफाइन हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इससे थोड़ा सा ज़रा हट जाता है, यानी कि लिटरेचर एक अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स एक अलग एक तरह से हो गई है। ठीक है, डायरेक्टली अलग नहीं हुई, किस वजह से अलग हुई है कि पोएट्स आर नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय द लॉर्ड्स एंड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर नो लॉन्गर अंडर एनी पैट्रोनेज। ठीक है, कोई पैटर्न्स नहीं है उनके। अब उनका पैटर्न कौन है, जो पैटर्न्स जो होते थे उनके पुराने ज़माने में, अब उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ फिलोसफीज, और सबकी लाइफ फिलोसफी है जो आगे अब इस्टेब्लिश हो चुकी थी, यानी कि रोमांटिक एरा के बाद।
यहाँ पे जो इस टाइम पीरियड पे जो हमें नजर आता है, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम, वो मैं जेन से निकल गया मेरे, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई है। हाउस ऑफ कॉमन्स अब एक ऐसी जो है ना वो पावर है कि जो बिल्स और ये सारा कुछ पास करे जा रहे हैं और बहुत स्पीड में पास कर रहे हैं। ठीक है, ये नई नई गवर्नमेंट आई है और उसके बाद यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्स पास हो रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट फाल हो गई है उनकी, बड़ी अच्छी स्टेबल पार्लियामेंट डेवलप हो गई है। उसके बाद एजुकेशन बहुत पॉपुलर हो गई है और रिलीजियस जो पहले इनका किसी ज़माने में प्रोटेस्टेंट और ये सारा कुछ था मसला, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे हालात प्लेसिड है, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड को बहुत सी चीज़ों से निपटना पड़ रहा है। 1857 के बाद भी जो मुस्लिम यहाँ से इंडिया से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा स्लेव ट्रेड अगरचे वो ख़त्म कर चुके थे, एमेंसिपेशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और अब जो लोग हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया, इनका लिटरेचर उस रोमांटिसिज्म से बाहर निकल आया है जो वर्ड्सवर्थ और कीट्स और ये सारे हमें दिखा रहे थे। रोमांटिक से निकल के किधर चले पड़े हैं, टूवर्ड्स रियलिज्म। रियलिटीज आ गई हैं और रियलिटी कौन सी है, सोशल रियलिटीज। ठीक है, और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हमें सोशल रियलिज्म का लिटरेचर नजर आता है। अगर आप एंटोन चेखोव को देखें तो इसी टाइम पीरियड में तकरीबन वो 1870s के अराउंड मेरा ख्याल है वो लिख रहा था, जब उसने चेरी ऑर्चर्ड आप सबने पढ़ा होगा, तो वो भी सोशल रियलिज्म की एक जो है लिटरेचर है। यहाँ पे अपने लिटरेचर आया है, उसके अंदर डायडेक्टिक पर्पस भी आ गया है। जो रोमांटिक एज के अंदर रोमांटिसिज्म के दौरान क्या हो गया था, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। ठीक है, यहाँ पे आके वो दोबारा आर्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ट से निकल के आर्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग की तरफ चल पड़ा है। ठीक है, ये वही जो एडिसन और रिचर्ड स्टील जो काम कर रहे थे, अब वो काम अखबारात वाले नहीं कर रहे, बल्कि जो राइटर्स हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। उसके बाद एक एसेइस्ट की एक जनरेशन नजर आती है हमें, बड़े बड़े एसेइस्ट हैं जो यहाँ पे हमें नजर आते हैं इस टाइम पीरियड में। जो पोएट्स नजर आते हैं वो यकीनन रोमांटिसिज्म से इम्प्रेस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, लेकिन वो उस वाले रोमांटिक थॉट के ऊपर बिल्कुल नहीं चल रहे जो रोमांटिक थॉट हमें कॉलरिज ने या विलियम ब्लेक ने और वर्ड्सवर्थ ने और इन सब लोगों ने दिया था। अब ये लोग किसी और थोड़ा सा उससे वन स्टेप अहेड आप समझ लें कि वो चल पड़े हैं रोमांटिसिज्म से और रियलिज्म के दरमियान में कोई एक उन्होंने जो है ना वो कनेक्शन डेवलप कर लिया। पैरेलल चल रही हैं दोनों चीज़ें। अब वो जब हम टेनिसन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आएगा कि इसका रोमांटिसिज्म के बारे में या नेचर के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, विलियम ब्लेक का सॉरी रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो अभी आगे जाके आएगा। चार जॉनराज इस जमाने में चलने शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। प्रोज पोएट्री ये तो मेजर इसकी डिवीजन है, और उसके बाद प्रोज के अंदर एसेज भी हैं और नॉवल भी हैं, और टुवर्ड्स द एंड आपको वो भी नज़र आएगा, ड्रामा भी नज़र आएगा। ठीक है, वो स्विनबर्न और ये सारे लोग हैं। खैर, एसेइस्ट को अगर हम देखें, पोइट्स इस दौर के, चले पहले पोइट्स देख लेते हैं क्योंकि हम हर दौर में ऐसे ही करते हैं हर पिछले लेक्चर्स में। पोइट्री में अगर आप देखें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है और मिसेस ब्राउनिंग यानी कि उसकी बीवी एलिजबेथ ब्राउनिंग जिसे कहा जाता है, एलिजबेथ बैरेट ब्राउनिंग। फिर टेनिसन है और रॉजटी है। उसके बाद किपलिंग ऐसा बंदा है जो कि पोइट्री भी कर रहा है और नॉवल भी लिख रहा है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। उसके बाद स्विनबर्न है, ड्रामा भी और पोइट्री भी। और उसके बाद विलियम मॉरिस है और जो ड्रामा भी लिख रहा है और पोइट्री भी कर रहा है। ठीक है जी। नॉवलिस्ट में अगर हम जाएं तो चार्ल्स डिकन्स नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। उसके बाद आपको नजर आएंगी ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो कि अब उससे वन स्टेप अहेड हैं, जेन ऑस्टन से वन स्टेप अहेड हैं। फिर विलियम थैकरे है, किंग्सले है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, स्टीवनसन भी है, टॉमस हार्डी भी इसी दौर का है, जॉर्ज इलियट भी इसी दौर की है, तो एंटनी ट्रेलप वो भी इसी दौर का है। ये सब लोग इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको डेवलप होते नजर आ रहे हैं। और एसेज की तरफ अगर देखा जाए
तो ऐसे इसके अंदर कार्लाइल और रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, ये 3 बंदे बहुत ही ज़बरदस्त एसेइस्ट हैं। और इसके बाद एक लॉर्ड मैकॉले है, वो भी एक एसेइस्ट है। लेकिन लॉर्ड मैकॉले को अगर आप देखें तो उसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है लॉर्ड मैकॉले, वो क्योंकि हम अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्योंकि यहाँ पे भी रहा है और यहाँ पे उसने एजुकेशन के ऊपर उसने जो बातें लिखी और बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के इसने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, जिसके अंदर इसने ये भी कहा था कि हम जो है वो ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे बंदे प्रोड्यूस करेंगे हु विल बी ब्राउन इन कलर बट इंग्लिश इन थिंकिंग, ठीक है, ब्रिटिशर्स इन थिंकिंग, वाइट इन थिंकिंग, ये इसने कहा था। और यानी कि वो कहना ये चाह रहा था कि हम वैसे अंग्रेज प्रोड्यूस करेंगे जैसे हमारे आजकल बन चुके हैं। ये उसका जिक्र कर रहा है जो ब्यूरोक्रेसी इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क में इस्टेब्लिश, हमारे मुल्क अब वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं, कि मैं इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसी ब्यूरोक्रेसी हम इस्टेब्लिश करेंगे या ऐसी एजुकेटेड क्लास डेवलप करेंगे जो कि इंग्लैंड को सपोर्ट करती होगी, इंग्लिश इंटरेस्ट को सपोर्ट करती होगी, और जो मुस्लिम इंटरेस्ट है या इंडियन इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट कर नहीं करेगी। और ये क्लास इन्होंने क्रिएट की भी, और खैर बहरहाल वो हमारे इसका स्कोप नहीं है, वो आगे की चीज़ है। अब हम चलते हैं वापस नॉवेल्स की तरफ। विक्टोरियन लिटरेचर का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह का लिटरेचर है, डायडेक्टिक लिटरेचर और रियलिज्म है और ये सब कुछ। नॉवेल्स की तरफ हम वापस चलते हैं क्योंकि हम लास्ट हमने नॉवल ही छोड़ा था जेन ऑस्टन का, तो वहीं से ज़रा मैं जेन ऑस्टन और सर वॉल्टर स्कॉट, तो वहीं से ज़रा आगे स्टोरी डेवलप हो जाएगी और नॉवल की आपको एक समझ बूझ ज़रा ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कल के लेक्चर में, कल के भाई जो यानी कि हमारा लास्ट लेक्चर था, गॉथिक नॉवल का जिक्र किया था कि गॉथिक नॉवल एक इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। गॉथिक नॉवल को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर मकाबर और फैंटास्टिक का एलिमेंट आ गया है, अनकैनी का एलिमेंट आ गया है, यानी कि इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अनकैनी कहते हैं हम ये जो मैजिक और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो इसके लिए उर्दू में भी एक लफ्ज़ होता है, मुझे अब वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट यानी कि वर्ड अनकैनी के लिए, लेकिन ये इस तरह की वो नॉवेल्स और स्टोरीज होते हैं जिस तरह वो आप देखते होंगे, ये जिन्नों वाले प्रोग्राम नहीं होते, ठीक है, वो अनकैनी होते हैं कि कोई ऐसा अजीबोगरीब वाक़या हो गया, और ये कभी वो किसी ज़माने में वो एक लगता होता था प्रोग्राम, मुझे भी याद नहीं है, जिसके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही होती थी, टीवी के प्रोग्राम्स हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे। तो लेकिन ये जो अनकैनी है इसके अंदर वो वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि एग्जैक्टली जिन वगैरह नहीं आ जाते, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि गैर मरई होते हैं, यानी कि हम उसको फील नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, अनटेंजिबल इनटेंजिबल होते हैं, सॉरी, और उसको बस हम फील कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आना शुरू हो गया, और ये सब कुछ स्टेम आउट कहाँ से कर रहा है? साइकोलॉजी से। यानी कि साइकोलॉजी को जब ब्रॉडर सेंस में स्टडी करेंगे तो फिर जाहिर बात है वहीं से ये सारा कुछ इस्टेब्लिश करता है कि माइंड के अंदर जो फियर है वो कहाँ पे होता है, वो इंसान के माइंड में होता है, फियर बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। इसी तरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव आइडियाज़ हैं, वो बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, वो इंसान के माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके आगे चल रहे हैं गॉथिक नॉवेल्स। इसके अंदर एक जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैरी शेली का है। मैरी शेली शेले की वाइफ है, और इसने एक नावल लिखा था फ्रैंकनस्टाइन। फ्रैंकनस्टाइन जो है ये एक तरह से आप समझ लें मॉडर्न वर्ल्ड का एक बंदा, अगर आजकल के अगर देखें ना, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं जिस तरह के होते, ये तकरीबन वैसा बंदा है। और ये बंदा उसने डेवलप क्यों किया है कि ये एक आइडियलिस्ट साइंटिस्ट होता है, और वो करता क्या है, वो एक लिविंग क्रीचर जो है वो बनाता है अपनी तरफ से, यानी कि वो बोन्स वगैरह इकट्ठी करता है, पुराने जो लोग मर चुके हैं, और उनसे एक जो है ना वो एक नया क्रीचर डेवलप करता है, और उसका ये ख्याल होता है कि उसने बहुत जो है ना ज़बरदस्त चीज़ क्रिएट कर ली है, ठीक है, लेकिन जो उसने क्रिएट किया है वो एक डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर है वो, और उसको फ्रैंकनस्टाइन जो है वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये फ्रैंकनस्टाइन ये असल में वही साइंटिस्ट ही है जिसने उसको क्रिएट किया।
तो ये खुद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर जो जिस तरह वो तबाही वगैरह फैलाता है। तो ये वाले काम ये इस तरह के जो नॉवेल्स हैं वो इस दौर में आ रहे हैं, लेकिन ये उतने पॉपुलर नहीं हैं क्योंकि डिकन्स ने आके जब अपना कदम जमाए हैं, उसके बाद डिकन्स बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुआ और इतना पॉपुलर रहा कि वो अपने एंड तक पॉपुलर रहा है। दरमियान में थोड़ा सा टाइम पीरियड आया है जिसमें उसकी ज़रा पॉपुलैरिटी थोड़ी सी लो हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा वो ऊपर चला गया। और इसी दौर के अंदर अमेरिका के अंदर एडगर एलन पो लिख रहा था, ठीक है, और वहाँ पे भी गॉथिक लिटरेचर जो लिखा जा रहा है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि उसका फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऊशर जो है उसके अंदर बड़ा अनकैनी एलिमेंट आपको नजर आता है। अब डिकन्स पे अगर हम जाएं, तो डिकन्स जो है इसका अपना बचपन जो था, पहले मैं इसका ज़रा टाइम पीरियड आपको बता दूं, ये 1870 तक का ये रहा है और 1820 से। डिकन्स का अगर आप देखें कि बचपन कैसा गुजरा है, ये इसके सारे जो नॉवेल्स हैं ना, जितने भी डिकन्स के नॉवेल्स हैं, बहुत प्रोलिफिक राइटर है, इसके तकरीबन 9-10 के करीब नॉवेल्स हैं और शायद सबके नाम मुझे याद आ जाए, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि आपको 7-8 तो मैं बता ही दूंगा। तो डिकन्स के जो सारे कैरेक्टर्स हैं इसके नॉवेल्स में, वो सारे कैरेक्टर्स एक तरह से इसकी अपनी ज़िंदगी से ही जिस तरह उसने लिए हुए हैं, अपने ज़िंदगी के फेजेस हैं, अपना बचपन के फेजेस हैं, उसके अलावा अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड। इसका बाप जो था वो क्लर्क था एक, और बहुत ज़्यादा डेट के अंदर वो चला गया, और जब वो डेट नहीं दे पाया तो उसको डाल दिया गया जेल में। उस ज़माने में एक गरीब लोगों के लिए यानी कि एक जेल बनाया होता था, वो जो कर्ज नहीं वापस करते थे उन सब को जेल में डाल दिया जाता था। और जब इसके वालिद को कर उसमें डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, इसकी वालदा ने फिर एक जिस तरह ये बोर्डिंग हाउस होता है वो उसने शुरू कर दिया, हॉस्टल जिसे हम कहते हैं, तो वो भी शुरू कर दिया, लेकिन इनके हालात को इतने बेहतर नहीं हुए। और चार्ल्स डिकन्स ने क्या शुरू कर दिया, इसने जो थोड़ा बहुत पढ़ना ये जानता था उसकी बुनियाद पे इसने तो इसने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसकी बुनियाद पे इसने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। और रिपोर्टिंग ये कहाँ करता था, पार्लियामेंट में जो स्पीचेस होती थी और जो बाकी सारा जो बिल्स वगैरह पास होते थे, तो उसकी ये रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी इसने, शॉर्ट हैंड वगैरह सीख के और ये सारा। और ये कोचेस के अंदर बैठ के ये अपने नोट्स बना रहा होता था और सारा कुछ करता था। और फिर एक दिन इसके अच्छा, अगर आप में से किसी ने बचपन में अगर आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड की जो कोर्सेज होते हैं वो अगर पढ़े होंगे, तो उसमें पिकविक पेपर्स के नाम से एक स्टोरी होती थी और उसमें चार्ल्स डिकन्स की स्टोरी थी, और वो बड़ा दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है उस स्टोरी का, मुझे याद है 4th में या 5th में पढ़ी थी। और मंजर उसमें क्या दिखाते हैं कि एक बंदा जो है वो उसने रेन कोट पहना हुआ है और भागा भागा, बारिश शदीद हो रही है और वो अपने पेपर्स को छुपाता छुपाता भागा भागा पहुंच रहा है, और एक जगह पे जाके जनाब वो अपने पेपर्स निकालता है जो उनको देने होते हैं अखबार के ऑफिस में, वो देता है। और उसके बाद एक और उसके पास पैकेज सा होता है, और वो जनाब वैसे ही उसी अंधेरी रात में और बारिश हो रही है और उसके अंदर ही वो जाता रहता, वो एक पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स के अंदर एक पैकेज डाल देता है। और उसके बाद आफ्टर 1 वीक वो पैकेज जो है पब्लिश होता है, और पब्लिश किसी और के नाम से होता है, चार्ल्स डिकन्स के नाम से नहीं होता, लेकिन फिर वो बताता है कि ड्रामाई स्टोरी यानी कि बनाई है बच्चों को यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बाद जब वो पब्लिश होता है तो एक और बंदे के नाम से पब्लिश हुआ होता है, एक यानी कि इमेजिनरी करेक्टर है। और उसके थोड़े अरसे बाद ही फिर एक पिकविक पेपर्स के नाम से एक नॉवल आया, और वो नॉवल जो है वो चार्ल्स डिकन्स ने लिखा था। यानी कि वो स्टोरी के अंदर ये दिखाते हैं, फिर चार्ल्स डिकन्स का इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा। तो पिकविक पेपर्स इसका पहला नॉवल है जो इसने लिखा था। और उससे पहले इसने क्या किया, उससे पहले इसने वो एक जो ना सीरीज आप समझ लें, वो एक जो इसने पोस्ट ऑफिस में डाला था वो एक हकीकत पे मबनी यानी कि बात थी
कि इसने पोस्ट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा मैन्युस्क्रिप्ट डाला था जो अगले वीक के दौरान पब्लिश हुआ, और उससे इसको पता लगा यानी कि इसे कि लोगों ने उसे पसंद किया, और जब लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया तो फिर इसने कहा कि मैं क्यों ना लिखूं, और बहुत ही कम अरसे में ये बंदा द मोस्ट फेमस एंड अ रिच पर्सन, ठीक है, मोस्ट रिच तो नहीं कहेंगे लेकिन अ रिच पर्सन ये बन गया। और किस वजह से ये रिच हुआ? 3 इसने नॉवल जो इसके बैक टू बैक आए हैं, उनमें नंबर 1 पे पिकविक पेपर्स है जो इसका पहला नॉवल था, और उसके बाद आया ओलिवर ट्विस्ट, और उसके बाद निकोलस निकलबी। ये 3 नॉवेल्स जो हैं इन्होंने इसकी शोहरत को बहुत जो है ऊपर ले गए। उसके बाद अच्छा ये इस टाइम पीरियड के बाद फिर इसने एक और नॉवल लिखा था ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, और फिर इसके बाद जो है ना ये चला गया अमेरिका गया। अमेरिका के इसके विजिट्स इसका हुआ, एक पहला विजिट हुआ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, लेकिन वापस आके भी उसने उस पर लिखे एक अमेरिकन नोट्स, नहीं अमेरिकन नोट्स इसके सेकंड विजिट के बाद इसने लिखे अमेरिकन नोट्स, नोट टू अमेरिका या अमेरिकन नोट्स है, वो ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। तो वो इसने जो है ना बड़ा एक तरह से सटायर किया था कि ये इसको पसंद नहीं आया कि अमेरिका के साथ क्या, फर्स्ट विजिट में अमेरिका कुछ और था, सेकंड विजिट में जब गया तो अमेरिका कुछ और बन चुका था। तो लोगों को बहरहाल वो पसंद नहीं आया, इसकी पॉपुलैरिटी डाउन हुई, लेकिन फिर ये चला गया इटली, और इस दौरान इसकी डाइवोर्स भी होगी क्योंकि पॉपुलैरिटी डाउन हुई, माल दौलत भी कम हो गया, और यानी कि उसकी अपनी लाइफ जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। और उसके बाद ये हुआ कि जब वापस आया इटली से तो फिर इसने अपना जो सबसे फेवरेट लोगों का, बहुत से लोगों का फेवरेट नॉवल है, और बहुत से लोग इसको द बेस्ट नॉवल ऑफ डिकन्स कहते हैं, और वो है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड के अंदर इसके आपको बहुत से ऐसे करेक्टर्स नजर आएंगे जो लगता है कि जैसे इसकी लाइफ से इसने निकालने हैं, यानी कि अपने फैमिली से या अपने बचपन के दौर से। और उसके बाद ये 1870 में जब ये डेथ हुई है इसकी, उस वक्त भी एक नावल लिख रहा था, लेकिन वो नावल इसका कंप्लीट नहीं हुआ, और वो है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये इसका नावल का नाम था, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एडविन ड्रूड के नाम से ही मशहूर है, और द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड ये इसका पूरा नाम ये है। क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ इसीलिए हम जो है ना वो किसी श्योरिटी से कह नहीं सकते कि ये एडविन ड्रूड है या मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड है। बहरहाल आपको इससे सवाल आएगा तो आप उसको बता सकते हैं। और वर्ड्सवर्थ की अच्छा वो खैर वर्ड्सवर्थ का दौर जो है उसी दौर के अंदर इसने लिखना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि उसके बाद लिख रहा है। वर्ड्सवर्थ जिंदा है तब जब अपनी पोइट्री कर रहा है उस वक्त उसने लिखा है। और इसके जो नॉवेल्स हैं अगर उनकी रेंज आप देखें तो ओलिवर ट्विस्ट जो है बच्चों के ऊपर उसने नॉवल लिखा है, बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी, डेविड कॉपरफील्ड भी, यानी कि बचपन से जो चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है इसका कौन से जॉनरा से ताल्लुक है, इसका नॉवल के अंदर कौन से जॉनरा से, कौन से टाइप के नॉवल से ताल्लुक है इसका। मैंने बताया था एक दिन जब हम लिटरेरी टर्म्स कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो इलाका इसके अंदर एक उसने बस बताया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है, सेटिंग इसकी लंदन ही है। सर बिल्डिंग्स रोमन। हाँ जी, बिल्डिंग्स रोमन। तो बिल्डिंग्स रोमन जो है वो एक टाइप थी, यानी कि जिसके अंदर करेक्टर्स जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ये बिल्डिंग रोमन नहीं है कमल, ये बिल्डिंग्स रोमन है। इसकी स्पेलिंग जो है ना वो डिफरेंट है, और ये वर्ड भी इंग्लिश का नहीं है। अच्छा, अलग अलग नहीं लिखना इसे। बिल्डिंग रोमन तो मतलब हो रहेगा कि जैसे रोम को बिल्ड किया जा रहा है, तो वो वाला काम नहीं हो रहा है। खैर अच्छा, नॉवल के अगर इसके जो नॉवेल्स हैं अगर उनको आप देखें तो आपको 4 डिफरेंट टाइप के जो है ना वो 3 या 4 डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर आपको नजर आएंगे, ठीक है। नंबर 1 पे जो इसके करेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा हैं वो चिल्ड्रन है, ठीक है, इनोसेंट चाइल्ड है या एक ट्रबल्ड चाइल्ड है, ठीक है, यानी कि जिसको लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं या मुआशरा तकलीफ पहुंचा रहा है। और इसके अंदर बड़े ओलिवर ट्विस्ट के अंदर ओलिवर है, और फिर उसके बाद पिप है, ये जो इसका ओलिवर ट्विस्ट सॉरी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का जो है। तो इस तरह आपको बहुत से
कैरेक्टर्स इसके नजर आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े जो घटिया कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े हॉरिबल किस्म के, मतलब के ऑपोजिट होते हैं, पॉजिटिव के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे होते हैं। इनके अंदर जो सबसे मशहूर कैरेक्टर ना वो उराया हीप है, मिस्टर उराया हीप। ये डेविड कॉपरफील्ड में से है। अगर आपने डेविड कॉपरफील्ड नहीं पढ़ा हुआ ना तो ये आप जरूर पढ़िएगा। उराया हीप मुझे इसलिए याद है कि इसमें एक जो ये जो उराया हीप बंदा है, इसके हाथ पे हर वक्त जो है ना वो पसीना आता रहता है, ठीक है। और ये हाथ पे इतना पसीना आता है कि इससे वो शो ये कर रहा होता है कि ये बंदा जो है बहुत ज्यादा लालची है और कंजूस भी है। और मुझे इसलिए याद है कि मेरे हाथ में बहुत पसीना आता है, और मैं तब से यही सोचता रहा हूँ जब से मैंने ये इसका कैरेक्टर पढ़ा है कि पता नहीं शायद मैं भी ऐसा ही हूँ। तो बहरहाल ये उसने एक जरा वो दिखाया है कि जो स्टिंजी किस्म के होते हैं या जो हर वक्त माल दौलत गिनने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि वो यही करता है ना, हर वक्त बेताब होता है गिनने के लिए, तो उसके हाथ भी इस तरह पसीने से भीगे रहते हैं। तो ये बहरहाल एक वैसी मैंने आपको एक फन फैक्ट उसका बता दिया। फन फैक्ट तो नहीं है, एक फन स्टोरी है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं जो बहुत जो है ना ह्यूमरस किस्म के और ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं और इंसान दोस्त कैरेक्टर हैं, ठीक है। इसको आपने पढ़ा होगा, एक क्या नाम है उसका, चार्ल्स डार्नी। जो चार्ल्स डार्नी है टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर, वो इस टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है। जो बड़े अच्छे किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, फनी किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं, चार्ल्स डार्नी सॉरी, सिडनी कार्टन था उसके अंदर, जो बड़ा एक ह्यूमन कैरेक्टर है। या जार्विस लॉरी समझ लें, जार्विस लॉरी भी उसी के अंदर है टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर। तो वैसा कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही हाई लेवल के कैरेक्टर्स हैं, जो बड़े ग्रैंड कैरेक्टर्स जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और इन ग्रैंड कैरेक्टर्स के अंदर आपको जो ना लेडी डेडलॉक नजर आएगी। ब्लीक हाउस एक इसका नॉवल है, ब्लीक हाउस, और उसके अंदर लेडी डेडलॉक है। वो बिल्कुल इस तरह की जो ना करेक्टर में है, मतलब कि बड़ी ग्रैंड करेक्टर है उसका। उसके बाद अगर आप देखें कि इसके नॉवेल्स के जो थीम्स हैं वो किस तरह के हैं, तो थीम्स इसके नॉवल के वो भी दो तीन किस्म के हैं, लेकिन सारे रिलेटेड टू सोसाइटी है, ठीक है। सोशल जो इनजस्टिस हैं उन्हीं के खिलाफ हैं सारे। अगर आप ब्लीक हाउस देखते हैं तो ब्लीक हाउस के अंदर आपको नजर आएगा कि लॉ जो है, यानी कि जो कानून है, उसके अंदर किस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं, ठीक है। ब्लीक हाउस में ये नजर आएगा। लिटिल डॉरेट अगर देखते हैं तो उस वो डेटर्स वाला के जो गरीब डेटर्स हैं उनको किस तरह तंग किया जा रहा है, ठीक है। जो इनजस्टिस के जरिए उनको तंग किस तरह किया जा रहा है। फिर निकोलस निकलबी है। निकोलस निकलबी के अंदर आपको पता लगेगा कि जो चैरिटी वाले स्कूल चल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके स्कूल मास्टर कितना बुरा सलूक कर रहे हैं, किस तरह बच्चों के साथ जो ना वो बुरा सलूक किया जाता है। फिर ओलिवर ट्विस्ट है, और इसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह जो गरीब बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट में। और ओलिवर ट्विस्ट का मुझे एक सीन याद है, बचपन में ये भी हमने पढ़ा था किसी अपने शायद 5th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ा था। तो ओलिवर ट्विस्ट का जो सीन मुझे याद है वो क्या है कि बच्चे होते हैं, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा होता है, और जो उनकी वो है खातून जो इसको सारे को लीड कर रही है उस घर को, चैरिटी के से वो लोगों से चैरिटी लेती है और फिर इनको खिलाती है खाना। तो वो इनको मुंह में चम्मच ठोंस रही होती है, और ये जो ओलिवर है ये खाने का इसका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन बहरहाल इसे खाना पड़ता है। और वो किया क्या होता है, उन्होंने उन्होंने उसके अंदर आटे के अंदर, या जो भी ब्रॉथ वो खा रहे होते हैं, आटा तो नहीं था, ब्रॉथ होता है, और ब्रॉथ के अंदर जो वो होता है बुरादा होता है लकड़ी का, वो बुरादा लकड़ी का बुरादा जो है उसके अंदर मिक्स कर दिया गया, और वो जो है ना उनको खिलाती थी ताकि ये ज्यादा खाना ना खाए, ठीक है जी। अभी हम ये कंटिन्यूड है, दोबारा आते हैं।